डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने टेक्सचुअल अप्रोच के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में हम कॉन्टेक्सुअल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे जो टेक्स्ट और इंटरप्रिटेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है कि टेक्स्ट को हम एक दूसरे तरीके नजरिए से पढ़ सकते हैं। वो है कॉन्टेक्सुअल अप्रोच। कॉन्टेक्सुअल अप्रोच है क्या या प्रासंगिक विश्लेषण है क्या? तो मुख्य रूप से इसमें प्रसंग महत्वपूर्ण हो जाता है, कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसी का विश्लेषण हम आगे करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट में क्या समझने की जरूरत है कि कॉन्टेक्स्ट में सराउंडिंग कंडीशंस और एनवायरनमेंट क्या है, कि सामाजिक, आर्थिक और अन्य तरह के परिस्थितियां क्या है जो राइटर को अफेक्ट करता है, उसको हमें ध्यान रखने की जरूरत है कॉन्टेक्सुअल अप्रोच के अंतर्गत। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि इंटेलेक्चुअल मूवमेंट उस समय क्या था, कि जो राइटर लिख रहा है वो किन किन दार्शनिक जो अलग अलग वाद विवाद हैं, डिबेट्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए लिख रहा है या उसके विपरीत लिख रहा है या उसकी विचार एकदम अलग तरीके की है। इसको भी हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ इंटेंशन ऑफ द ऑथर ये भी महत्वपूर्ण है। तो इंटेंशन ऑफ ऑथर का मतलब है कि जो पर्टिकुलर राइटर लिख रहा है, लेखक लिख रहा है, तो उसकी मंशा क्या है उस पर्टिकुलर वर्क के लिखने के पीछे। जैसा कि सपोज अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हिंद स्वराज अगर महात्मा गांधी ने लिखी, तो हिंद स्वराज के पीछे मंशा क्या थी महात्मा गांधी की। तो इस मंशा को हमें समझने की जरूरत होती है हिस्टोरिकल अप्रोच के अंतर्गत, जिसको हम प्रासंगिक विश्लेषण कहते हैं, कॉन्टेक्सुअल अप्रोच कहते हैं। अब आते हैं कि हु आर द पीपल हु आर प्रोपोनेंट ऑफ पर्टिकुलर अप्रोच। तो सबसे पहले नाम लिया जाता है जॉर्ज सपाइन। George Sabine is one of the important proponent of this particular approach which is called contextual approach। वो contextual approach के बारे में कहते हैं कि the political theory of any age, कोई भी समय का political जो सिद्धांत है वो are product of the social milieu, जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उसका पूरी तरह से रिफ्लेक्शन हम देखते हैं किसमें, पॉलिटिकल सिद्धांत में। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी always advanced in reference to a pretty specific situation, कि कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी जो दी जाती है वो मुख्य रूप से सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए दी जाती है और उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए दी जाती है। तो इस तरीके से वो मुख्य रूप से कॉन्टेक्सुअल अप्रोच के समर्थक माने जाते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर है जो इसी सीरीज में है वो है क्विंटन स्कीनर। लेकिन क्विंटन स्कीनर बहुत सारे बात को लेकर आते हैं सामने और मुख्य रूप से ये शुरू में प्रॉब्लमाइज दोनों को करते हैं, खासकर टेक्सुअल अप्रोच को और कॉन्टेक्सुअल अप्रोच के बारे में भी कुछ समस्याओं पे वो ध्यान दिलाते हैं। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज है हमें समझने की जरूरत है कि क्विंटन स्कीनर जो राइटर है वो अपनी बुक वर्क विजन ऑफ पॉलिटिक्स में इन सब बातों की चर्चा करते हैं और इसमें प्रॉब्लमाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या समस्याएं अप्रोच को लेकर है। तो यहाँ पे देखते हैं कि दोनों अप्रोच, जो कॉन्टेक्सुअल अप्रोच है रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इन सबको ध्यान में रखता है टेक्स्ट के, और दूसरा जो अप्रोच है जो मेनली टेक्स्ट को ऑटोनॉमस मानता है, स्वायत्त मानता है कि हम सिर्फ टेक्स्ट पढ़ के हम चीजों को समझ सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट देखने की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं कि नीदर अप्रोच सीम्स सफिशिएंट और इवन एप्रोप्रिएट। मींस दोनों अप्रोच के बारे में वो प्रश्न उठाते हैं और कहते हैं कि दोनों में दार्शनिक मिस्टेक की गई है, फिलोसफिकल मिस्टेक की गई है। तो उसके बाद वो खासकर स्पेसिफिकली ये इनका वर्क है विजन, जो दूसरी जो वर्क मैंने बताया था आपको, विजन ऑफ पॉलिटिक्स, उसके साथ मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन हिस्ट्री ऑफ आइडियाज में भी इसकी चर्चा उन्होंने की है कि क्या क्या समस्याएं उठती है जब हम शुरुआत दौर में टेक्सुअल अप्रोच से पढ़ते हैं, और उसमें कॉन्टेक्सुअल अप्रोच के बारे में भी वो एक अलग तरह का ओपिनियन देते हैं और एक अलग तरह का प्रयास करते हैं कॉन्टेक्सुअल अप्रोच को समझने की और बताने की। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि व्हाट आर द पिटफॉल्स ऑफ टेक्सुअल अप्रोच, टेक्सुअल अप्रोच की समस्याएं क्या है। तो सबसे पहले उसमें डिस्कस करते हैं माइथोलॉजी ऑफ डॉक्ट्रिन। इसमें इसको हिंदी में कहते हैं कि सिद्धांत की भ्रांति। दूसरी जो समस्या वो इसके अंतर्गत उठाते हैं जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, माइथोलॉजी ऑफ कोहेरेंस, संबद्धता की भ्रांति। और तीसरी बात जो कहते हैं वो कहते हैं माइथोलॉजी ऑफ प्रोलेप्सिस, जिसको पूर्व प्रयोग की भ्रांति हम कहते हैं। तो इन तीन समस्याओं को मुख्य रूप से बताते हैं क्विंटन स्कीनर
कि ये जो समस्याएं हैं ये टेक्सुअल अप्रोच के दौरान जब इंटरप्रेट करने वाला व्यक्ति जब इंटरप्रेट करता है पर्टिकुलर टेक्स्ट को, तो इस तरह की समस्याएं उठती है। तो क्या समस्या है, उस पर विश्लेषण हम करते हैं एक एक करके। तो माइथोलॉजी ऑफ डॉक्ट्रिन, जिसको हम सिद्धांत की भ्रांति कहते हैं, उसके संदर्भ में क्वेंटन स्कीनर कहते हैं कि जो इंटरप्रेट करने वाला व्यक्ति होता है वो किसी भी वर्क में जो स्कैटर्ड कुछ बातें, यदा कदा कुछ बातें की जाती है, उसको वो डॉक्ट्रिन मान लेता है, उसको वो सिद्धांत मान लेता है। तो ये समस्या, पहली समस्या आती है, जिसका एग्जाम्पल अगर से समझे तो जैसे मार्सिलस एक पॉलिटिकल फिलोसफर हुए थे, मार्सिलस ऑफ पदुआ। उन्होंने अपने वर्क डिफेंडर ऑफ पीस में एक बात कहते हैं जो मेनली कहता है कि एग्जीक्यूटिव रोल ऑफ अ रूलर एंड लेजिस्लेटिव रोल ऑफ सॉवरेन पीपल, मतलब जो एग्जीक्यूट कार्यपालिका के जो कार्य है वो शासक राजा के द्वारा होगा, और जो लेजिस्लेटिव जो काम होगा, जो विधायिका का कार्य होगा, वो कौन करेगा, वो लोग करेंगे। अब इन्हीं बातों को देखते हुए कुछ जो इंटरप्रेट करने वाले व्यक्ति हैं, इनको सेपरेशन ऑफ पावर के जनक कह देते हैं, कि सेपरेशन ऑफ पावर के जनक मान लेते हैं किसको, मार्सिलस को। तो यहां समस्या होती है, क्योंकि यदा कदा अगर कोई बात कही गई है किसी राइटर के द्वारा, तो उसे हम सिद्धांत नहीं मानेंगे। इस बात के प्रति आगाह करते हैं क्वेंटन स्कीनर, और कहते हैं कि एक्चुअली में देखा जाए तो ये मॉन्टेस्क्यू था, ओके, जो अपनी वर्क द स्पिरिट ऑफ लॉज में मुख्य रूप से सेपरेशन ऑफ पावर की डिटेल चर्चा करता है, जो एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, सेपरेशन ऑफ पावर। तो इस तरह से पहली भ्रांति जो होती है वो माइथोलॉजी ऑफ डॉक्ट्रिन है। अब दूसरी भ्रांति की तरफ आते हैं, जिसको हम संबद्धता की भ्रांति कहते हैं, और इसके अंतर्गत क्या होता है, जिसको हम माइथोलॉजी ऑफ कोहेरेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी इंडिविजुअल के थॉट को, किसी राइटर के थॉट को माना जाता है कि उसमें उनके आने वाली जो राइटिंग है या पहले की राइटिंग है, उन सभी के बीच में संबद्धता होगी, मतलब एक तरह के लॉजिकल आर्गुमेंट्स होंगे। तो ये समस्या जनरली कहते हैं कि टेक्सुअल अप्रोच के अंतर्गत आती है, और जो इंटरप्रेट करते हैं इस तरह वो इस तरह से समस्या, इस तरह की बात कहते हैं कि राइटर्स के विभिन्न राइटिंग्स में एक तरह का कोहेरेंस होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित क्वेंटन स्कीनर कहते हैं कि हमें इसे सतर्क रहना चाहिए। जैसे एग्जांपल देते हैं कि मार्क्स की अगर राइटिंग है, उनकी अर्ली राइटिंग है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, और बाद की राइटिंग है कैपिटल, तो इंटरप्रेट करने वाला व्यक्ति ये समझेगा, ये इंटरप्रेट करेगा कि इन दोनों राइटिंग में भी कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जैसा कि नहीं हम देखते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट जो बहुत पहले लिखा गया है, ह्यूमनिस्टिक मानवीय भावनाओं के बातों की चर्चा करता है, और बाद की जो राइटिंग है कैपिटल, मुख्य रूप से जो लगभग 20 साल बाद लिखी गई है, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उससे उत्पन्न समस्याओं की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है, और किस तरह से समाज में विभाजन है दो वर्गों में, और किस तरह से लोगों का शोषण हो रहा है एक वर्ग का दूसरे वर्ग के द्वारा। तो इन सब समस्याओं की तरफ ध्यान कैपिटल आकर्षित करता है। तो दूसरी भ्रांति समस्याओं को जो ध्यान देने की कहते हैं क्वेंटन स्कीनर, वो है माइथोलॉजी ऑफ कोहेरेंस। अब तीसरी जो समस्या जिसकी तरफ क्वेंटन स्कीनर ध्यान आकर्षित करते हैं, वो है माइथोलॉजी ऑफ प्रोलैप्सिस। अब इसमें क्या है कि नैरेटिंग और इवोकिंग अ फ्यूचर इवेंट इन एडवांस। इसका मतलब यह है कि इसके अंतर्गत कि कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या घटना को हम पहले ही मान लेते हैं, जबकि वो घटना घटी ही नहीं हो, या कोई कॉन्सेप्ट को हम पहले ही मान लेते हैं जब वो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा। तो इस समस्या को हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि कार्ल पॉपर की जो फेमस वर्क है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, उसमें he has declared Plato, the ancient Greek philosopher, as exponent of totalitarianism. कि जो प्लेटो है वो टोटलिटेरियनिज्म के समर्थक हैं, ये मानना है कार्ल पॉपर का। कार्ल पॉपर
यूरोपियन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, उसमें ये चर्चा की है। कार्ल पॉपर मानते हैं कि जो प्लेटो है, जो ग्रीक फिलोसफर है, प्लेटो क्या है, टोटलिटेरिज्म के समर्थक है, अधिनायकवाद के समर्थक है। तो इस बात को क्विंटन स्किनर कहते हैं कि इसमें समस्या क्या है। कार्ल पॉपर के विचार में समस्या ये है कि जब टोटलिटेरिज्म जैसा कॉन्सेप्ट जो 20वीं शताब्दी का मुख्य रूप से 20वीं शताब्दी में सृजन हुआ, उसका उत्थान हुआ मुख्य रूप से नाजिज्म और फासिज्म आने के बाद, उसको प्लेटो के समय उसका शुरुआत मान लेते हैं। तो ऐसा समझना गलत होगा क्विंटन स्किनर के अनुसार, क्योंकि जो टोटलिटेरिज्म की समस्या है, अधिनायकवाद की जो समस्या है या कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बाद का कॉन्सेप्ट है और उसको प्लेटो से जोड़ देना ये गलत होगा। अब अगली बात जो क्विंटन स्किनर कहते हैं, खासकर वो कहते हैं कि हिस्टोरियन सबको ध्यान रखना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को, पैरेकुलिज्म जिसको वो कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से वो कहते हैं कि क्विंटन स्किनर वार्न्स हिस्टोरियन नॉट टू रश और रॉन्गली टॉक अबाउट इन्फ्लुएंस। मतलब ये कि एक राइटर का, ए राइटर का बी राइटर पे इन्फ्लुएंस है या बी ए से इन्फ्लुएंस्ड है, इस पे हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए कि एक दूसरे से प्रभावित है। तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि कब हम मानेंगे कि एक राइटर दूसरे राइटर से प्रभावित है। उसके लिए वो कहते हैं कि तीन बात वो कहते हैं, तीन अलग अलग बात को ध्यान देते हैं और कहते हैं कि हम तब मानेंगे कि एक राइटर दूसरे राइटर को प्रभावित करता है या प्रभावित हुआ है जब, पहली बात, अ पर्टिकुलर राइटर इज नोन टू हैव स्टडीड एन अर्लियर राइटर्स वर्ड। कि अगर बी से प्रभावित है, बी अगर ऑथर है और ये दूसरा ऑथर है, तो बी ऑथर 1 एंड ऑथर 2, अगर बी ए से प्रभावित है तो बी को जरूरी है कि ए का वर्क पढ़ा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, he could not have find the relevant doctrine in any other writers except the referred one। अगर ऑथर 1 बी अगर इससे प्रभावित है तो ऑथर बी जो डॉक्ट्रिन की बात कर रहा है वो इसी राइटर से जोड़ना चाहिए। और तीसरी बात के बारे में कहते हुए, he could not have arrived at any relevant doctrine independently। बी इन्फ्लुएंस तभी माना जाएगा, वो कोई रेलेवेंट डॉक्ट्रिन की बात कर रहा है, वो अगर वो इंडिपेंडेंटली नहीं बनाता है, तब हम मानते हैं कि उसको इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं हुआ है। तो इन सब बातों, समस्याओं की तरफ ध्यान क्विंटन स्किनर देते हैं। अब हम आते हैं क्विंटन स्किनर का अपना जो कॉन्टेक्सुअल अप्रोच है उसके बारे में वो क्या कहते हैं। तो स्पेसिफिकली हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ही इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोपोनेंट ऑफ कॉन्टेक्सुअल अप्रोच। लेकिन कॉन्टेक्सुअल अप्रोच में भी हम देखें तो खासकर वो कहते हैं कि हमें ध्यान देने की आवश्यकता है लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट और लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जो राइटर है, जो लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट है और कंटेंट है, उसको हमें समझने की जरूरत है ओवरऑल सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत। मतलब लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट को हम ध्यान रखें कि लैंग्वेज किस तरह का यूज किया जा रहा है, उसको हम ध्यान रखते हुए हम साथ में उसके कॉन्टेक्स्ट को भी ध्यान रखेंगे। तो लिंग्विस्टिक और सोशल कॉन्टेक्स्ट दोनों को ध्यान रखने की आवश्यकता दर्शाते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं क्विंटन स्किनर कि हमें स्पीच और एक्ट थियरी को भी ध्यान रखना है, जिसमें मुख्य रूप से ये दर्शाता है कि देयर इज अ इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन स्पीच एंड एक्शन। सो स्पीच और एक्शन के बीच में संबंध है कि जो स्पीच कही जा रही, जो बातें कही जा रही है और उसका मतलब एक्शन से संबंधित है, उस कार्य से संबंधित है। जैसे कि कोई अगर गुड मॉर्निंग कह रहा है, स्पीच में अगर गुड मॉर्निंग कोई कह रहा है तो इसका मतलब, अगर एक्शन इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है एग्जैक्टली, वो ग्रीट कर रहा है। अगर सॉरी बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपोलोजाइज कर रहा है।
तो स्पीच एंड एक्शन का संबंध है, इस बात को भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। एक और बात इसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो राइटिंग होती है, जो स्पीच होता है या राइटिंग होता है, राइटिंग लैंग्वेज होता है, उसमें दो बात हमें ध्यान रखना है कि लैंग्वेज का लोकेशनरी यूज होता है और दूसरा इलोकेशनरी यूज होता है। तो लोकेशनरी यूज क्या है? लोकेशनरी यूज का मतलब है कि लैंग्वेज का एक अपना मतलब होता है, मीनिंग होता है ना, अपना इंट्रिंसिक मीनिंग होता है। और इलोकेशनरी का मतलब है कि मीनिंग होने के साथ साथ इसका कुछ फंक्शन भी रेफर करता है। मतलब जो बात अगर कोई कही गई, इसको मैं समझाता हूं आप लोग को, कि कोई बात कही गई तो साथ में एक मीनिंग है, लेकिन उस मीनिंग का फंक्शन भी है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपका दोस्त कहता है कि वेदर लुक इज स्टॉर्मी आउटसाइड, वेदर इज स्टॉर्मी आउटसाइड, इसका मतलब है कि हाँ, लिटरल सेंस में मौसम खराब है। और लेकिन इसका फंक्शनल यूज ये भी है कि आप बाहर मत निकलो, मौसम खराब है। तो फंक्शनल यूज ये है। तो जब इंटरप्रेट करते हैं, क्विंटन स्कीनर का कहना है कि लैंग्वेज को अगर हम ध्यान दें तो हमें इन दोनों मतलब निकालने की आवश्यकता पड़ती है। सो ही फेवर्स बोथ लोकेशनरी एंड लोकेशनरी सेंस ऑफ द लैंग्वेज। इसी को एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि अगर हम फेमस वर्क मैकियावेली की देखते हैं, उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, उनकी जो फेमस वर्क है प्रिंस है मैकियावेली की, तो उसमें एक जगह एडवाइस दिया गया है कि प्रिंस नॉट टू बी वर्चुअस। लेकिन क्या इसका मतलब सेम होगा? प्रिंस नॉट टू बी वर्चुअस का मतलब हम सिर्फ डायरेक्टली निकाल लें? वो कहते हैं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं, जो क्विंटन स्कीनर है वो कहते हैं कि इसका दो मायने हो सकता है, इसका मायने बदल भी सकता है। प्रिंस नॉट टू बी वर्चुअस का मायने बदल भी सकता है। क्यों? क्योंकि मीनिंग ऑफ द टर्म यूज बाय द राइटर्स कीप्स ऑन चेंजिंग। जो वर्चुअस का मतलब है वो बदल सकता है समय के साथ, है ना। तो मीनिंग ऑफ द टर्म यूज बाय द राइटर कीप्स ऑन चेंजिंग ओवर टाइम। एंड सेकेंडली, राइटर माइट हैव यूज्ड दिस वर्ड्स एज रेटोरिक या आयरनी, ऐसे ही मजाकिये अंदाज में इस तरह की बात कही होगी। तो सिर्फ ये मैकियावेली के लिए ही नहीं एप्लीकेबल होता है, बल्कि अदर राइटिंग्स को जिसको इंटरप्रेट करते हैं उसके लिए भी ये चीज हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो इन सब बातों के साथ हम कॉन्टेक्सुअल अप्रोच में, मुख्य रूप से हमने कॉन्टेक्सुअल अप्रोच का मतलब समझा, और दो इम्पॉर्टेंट राइटर जो इस स्कूल ऑफ थॉट से संबंध रखते हैं, जॉर्ज सबाइन और दूसरा क्विंटन स्कीनर, इसके बारे में हमने पढ़ा। Thank you so much. Hope you like this lecture. We'll take up another issue, other school of interpretation in our next class. Thank you so much.